अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो है अकाउंटिंग इक्वेशन की। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉपर बताया था कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जाती है और उसका फॉर्मेट क्या है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस बताऊंगी कि उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो प्रॉपर इसी तरीके से बनाना, लेकिन ये सिर्फ रैंडम ट्रांजेक्शन्स हैं, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से प्रॉपर बना के नहीं दिखा रही। मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखो कि कैश ऑफ 10,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इसको किस तरीके से बनाई जाएगी, क्या आप सेम इसी तरीके से एसेट्स का कॉलम बनाओगे, दूसरी साइड पे लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो इसमें इस ट्रांजैक्शन का आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो इसको किस तरीके से बनाओगे। यहाँ पे आप लिखोगे कैश, और यहाँ पे जो बैंक होगा वो भी एसेट साइड पे आएगा। देखो, आपने कैश डिपॉजिट किया है 10,000, तो 10,000 माइनस हो जाएगा, और बैंक में डिपॉजिट किया है तो 10,000 इधर ऐड हो जाएंगे। तो नंबर 1 का जो ट्रीटमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। अब आप नंबर 2 पे देखो, पेड कैश टू सप्लायर और या क्रेडिटर ऑफ गुड्स ₹10,000। अगर आपने किसी से क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेज की तो आप इसको किस तरीके से करोगे। जब भी आप क्रेडिट पे परचेज करोगे तो आप एक तरीके से क्रेडिटर बन गए, क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेज किया था। ठीक है, तो 10,000 आप यहाँ से माइनस कर दोगे, कैश आपका 10,000 माइनस हो जाएगा, और जो लाइबिलिटी आपकी होगी, आपने पहले जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें ये होगा कि आपने 10,000 की खरीदी थी, उसमें आपकी 10,000 की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो अब 10,000 की यहाँ पे लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसको आप बैलेंस वगैरह नहीं निकालना है, क्योंकि डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। इनसे पहले भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उससे आप माइनस करोगे प्लस करोगे तो इस तरीके से बैलेंस निकलेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे आपको बैलेंस वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नेक्स्ट देखो, पेड टेलीफोन बिल ₹2,000 बाय चेक। अब यहाँ पे टेलीफोन का बिल पे किया है 2,000 बाय चेक, तो किस तरीके से होगा। चेक से करोगे तो बैंक कॉलम जो होगा, 2,000 है तो चेक से किया है तो 2,000 माइनस कर दोगे बैंक का, और एक्सपेंसेस है तो हमेशा जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी इक्विटी या कैपिटल से ही माइनस होंगे। अब नंबर 4 देखो, ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹2,000। रेंट इसने पे किया है 2,000 रुपीज़ का, तो ये किस तरीके से होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे ये नहीं बताया कि चेक से हुआ है या बैंक से हुआ है, बैंक से हुआ है या कैश से हुआ है, तो आप क्या करोगे, कैश से ही माइनस कर दोगे 2,000 रुपीज़ से, 2,000 से माइनस करोगे, और जो रेंट जो है वो भी एक्सपेंस है तो वो भी 2,000 से माइनस कर दोगे। अब उसके बाद है ही विड्रॉ कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब यहाँ पे देखो, पर्सनल यूज़ का मतलब होता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब कि अगर जो ऑनर होगा वो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है या निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो आप इसको किस तरीके से बनाओगे कि कैश 3,000 कैश विड्रॉ किए हैं तो 3,000 माइनस हो जाएंगे, और इक्विटी मतलब ड्राइंग की, तो ड्राइंग भी आप इक्विटी से ही माइनस कर दोगे। अब नंबर 6 देखो, ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ 15,000। इसकी भी सेम इसी तरीके से बनेगी जो फर्स्ट वाली की थी। वो उस पर्सनल, जब वो कैश विड्रॉ करेगा तो वो उस ड्राइंग से वो कुछ भी करे, रेफ्रिजरेटर खरीद ले या घर खरीद ले, कोई मशीन खरीद ले, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा बस ये है कि इसने ड्राइंग की है
तो हम ड्राइंग को इक्विटी में से माइनस कर देंगे और कैश लिया था तो 3000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इसकी भी सेम इसी तरीके से बनेगी। फिर उसके बाद ही पेड रेंट ₹2000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1000। इसने 2000 का जो रेंट है वो पे किया। तो ये पे किए, ये नहीं बता हुए चेक से कैश से किए, तो आप कैश में से ही 2000 माइनस कर दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब कि वो उसने अभी तक माइनस नहीं किया या पे नहीं किया 1000 रुपीज़ का, तो ये लाइबिलिटी है आपके लिए। तो 1000 जो है वो लाइबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब प्लस करोगे आप लाइबिलिटी वाला जो पोर्शन होगा उसमें 1000 को प्लस करोगे। और देखो, जो रेंट है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मैंने क्या बताया था आपको, तो हमेशा इक्विटी वाले पोर्शन में ही आप उसको लिखोगे। तो रेंट को आप माइनस कर दोगे 3000 से, कि 2000 तो माइनस हो गए, जो मतलब पे हो गए। लाइबिलिटी आपके लिए 1000 है जो अभी तक पे नहीं किए। टोटल एक्सपेंस जो है वो 3000 का है, तो इसीलिए 3000 माइनस हो गया। अब इसके बाद देखो, रेंट पेड इन एडवांस 8500। रेंट जो है वो एडवांस में पे कर दिया है 8500। तो इसका क्या मतलब है, इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, 8500 को आप कैश में से माइनस कर दोगे। और इस ये जो एडवांस है, एडवांस का मतलब ये है कि आपने एडवांस में पे तो कर दिया लेकिन अभी तक सर्विस नहीं दी, तो ये आएगा एसेट वाली साइड पर, आएगा प्रीपेड एक्सपेंस में। प्रीपेड एक्सपेंस में इसका आप कॉलम बनाओगे और उसको यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि आपने पहले तो पे कर दिया है, बाद में सर्विस लोगे, लेकिन मतलब कि इन फ्यूचर आप बेनिफिट लोगे, तो वो आपके लिए एसेट ही होता है। इसका मतलब 8500, इसको आप प्लस में लिखोगे। ठीक है, ये 8500। फिर उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1500। मतलब आपने चार्जेस, मतलब कमीशन या चार्जेस जो भी हैं वो आपने रिसीव कर दिया है, लेकिन अभी तक आपने उसको कोई सर्विस नहीं दी, सामने वाले को या कस्टमर को कोई सर्विस नहीं दी हुई। मत तो क्या होगा, आपने ₹1500 कैश तो इंक्रीज हो जाएगा, इसके साथ लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो अन रेवेन्यू इसको बोलते हैं, मतलब ये लाइबिलिटी है आपके लिए। यहाँ पे आप कमीशन का कॉलम बना सकते हो लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैं 1500 लिख रही हूँ। अभी आपके लिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है 1500। और जब आप इसको सर्विस दे दोगे तो 1500 फिर आप माइनस हो जाएंगे। फिर उसके बाद है बिल्डिंग डेप्रिसिएशन बाय 20%। अगर देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग परचेज की थी, अगर आप बिल्डिंग परचेज करोगे तो कैश तो डिक्रीज हो जाएगा, और बिल्डिंग जो भी 5 लाख की होगी, 20 लाख की होगी, जो भी होगी, आप एसेट साइड पे बिल्डिंग का कॉलम बनाओगे और वहाँ पे आप बिल्डिंग के कॉस्ट लिख दोगे या प्राइस लिख दोगे। और अब देखो, ये बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसी बिल्डिंग वाले कॉलम में, यहाँ पे जैसे मैं छोटा सा बना रही हूँ बिल्डिंग का कॉलम, एसेट साइड पे ही होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो 20% डिक्रीज हो रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी एसेट हो, वो ग्रेजुअली उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है। तो 20% उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई। 20% जब डिक्रीज होगी, फॉर एग्जाम्पल उस वो 20% जो है 5 लाख का, आप 20% निकाल लो, तो अगर अज्यूम कर लो कि बिल्डिंग की जो प्राइस थी या कॉस्ट थी वो 5 लाख थी, तो उसका 20% निकालोगे तो किस तरीके से बनेगी। जो बिल्डिंग वाला कॉलम होगा एसेट साइड को होगा, उसको आप 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, 1 लाख माइनस करोगे बिल्डिंग वाले कॉलम से। और जो डेप्रिसिएशन है वो एक एक्सपेंस है, सही है। तो इक्विटी वाला जो कॉलम है वहाँ पे आप एक्सपेंस में से भी, मतलब इक्विटी वाले कॉलम में से भी 1 लाख को माइनस कर दो।
फिर उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर ₹4,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। मीन्स के इसने परचेज किया था ₹4,000 का कैश से, और लेकिन इसको 10% का डिस्काउंट मिला। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसने परचेज किए 4,000 का, जब आप 10% निकालोगे तो आपको आएगा 400। मीन्स के जो टोटल प्राइस होगी आफ्टर डिस्काउंट वो 3600 होगी। कैश में से आप 3600 माइनस करोगे इसमें, ठीक है। और ये गुड्स परचेज किए थे, तो आप गुड्स का कॉलम बनाओगे एसेट साइड पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना रही हूँ छोटा सा गुड्स, यहाँ पे भी आप आपके पास क्या आ जाएंगे 36, माइनस में नहीं प्लस में लिखेंगे, क्योंकि अब आप तो आपके पास एसेट्स में गुड्स आ गए, तो 3600 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। जो डिस्काउंट होगा उसको आप नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट को हटा के आप लिखेंगे 4000 में से 10% माइनस कर दोगे, 3400 या 3600 आपके पास आएगा। तो इस तरीके से करोगे आप। मैं आपको फिर एक बात बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ इसमें डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स का बताया कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में आप उसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि रैंडमली इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई आ सकती हैं कि किस तरीके से आप इसको ट्रीट करोगे। और एक और चीज़ याद रखना कि इक्विटी साइड पे हमेशा अगर प्रॉफिट हो, लॉस हो या कोई एक्सपेंस अकर हो जाए या ड्राइंग हो, तो आप हमेशा उसको इक्विटी साइड पे लिखोगे। लॉस और ड्राइंग होगा तो या एक्सपेंस होगा तो इन तीनों को माइनस करोगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो इक्विटी साइड पे इसको प्लस कर दोगे। दैट्स इट।